हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? हाँ जी, वॉइस क्लियर है मेरी? प्लीज़ एक बार कंफर्म करा दीजिए, जल्दी से एकदम कंफर्म करा दीजिए। वॉइस क्लियर है मेरी? बताइए। देखिए, चैंपियन बनने की खुशी में चैंपियन डिस्काउंट चल रहा है हमारे यहाँ, पता है? बहुत बढ़िया विवाह जी, बहुत बढ़िया। चैंपियंस के लिए चैंपियन डिस्काउंट 50% ऑफ, पता है? आज रात 11 बजे तक है। तो जो भी आपके साथी हो, दोस्तों, आप सभी को अवेयर कर दें इस डिस्काउंट से, अगर वो इंटरेस्टेड हो बैच ज्वाइन करने के लिए। गुड इवनिंग अनु, विवा जी, गुड इवनिंग। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? लगभग हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। हाँ, लगभग हमारी अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास में समझा दिया था कि हम किस अप्रोच के साथ पढ़ने वाले हैं इस बैच को। गुड इवनिंग अविरल बेटा। हम लोग किस अप्रोच के साथ पढ़ने वाले हैं इस बैच को, ठीक है? हमें बेसिक लेवल पे नहीं चलना है, हमको अपग्रेडेड लेवल पे चलना है, हमको हार्ड लेवल पर चलना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? एक होती है मेंटोस लाइफ, एक होती है सिंपल लाइफ। तो सिंपल वाला फंडे से नेट जेआरएफ कभी नहीं होगा, हमें चलना मेंटोस वाले एरिया पर, ठीक है? तो हमने पिछली क्लास में, सेकंड क्लास में डिस्कस क्या करा था? कॉन्ट्रैक्ट का एक पूरा फ्रेमवर्क डिस्कस करा था। उसके बाद थर्ड क्लास में हमने प्रपोजल एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कस करा था और कुछ रेलिवेंट सेक्शन के बारे में डिस्कस करा था विद केस लॉ। आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है? आप सभी का एक ग्रुप बना के टेलीग्राम पर, और प्लस यहाँ पे भी स्टडी मटेरियल इस ऐप में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सारे नोट्स, डिटेल्ड केस लॉ। जो भी केस लॉ मैं पीडीएफ में दे रहा हूँ, आप मान के चलिए वो नेट के एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा एक भी केस लॉ उसके अंदर नहीं होगा जो पेपर में ना पूछा गया हो। तो आप ये सोच के ना चलें कि केस बहुत हैं या केस ओवर है इसके अंदर, क्योंकि वो नेट में आए हुए क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर रखें, ठीक है? तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। हाँ जी, अनु, पल्लवी जी, अविरल, विवाह, बहुत बढ़िया। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। कहाँ से? पहले हम थोड़ा सा एक बार कंसिडरेशन को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात होगी, ठीक है? देखिए, ये पूरी मैंने पीडीएफ प्रिपेयर कर दी आपके लिए नोट्स की। इसमें पूरे नोट्स हैं आपके, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है और जो पेपर में आता है। क्लियर? ये अभी मैं तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ी देर बाद या मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। देखिए, यहाँ कंसिडरेशन की बात होती है, यहीं से स्टार्ट करते हैं आज का मामला, ठीक है? देखो, कंसिडरेशन की अगर बात की जाए तो कंसिडरेशन होता क्या है? अगर डेफिनेशन की बात करी जाए, डेफिनेशन कहाँ दी है इसकी? 2D के अंदर दी है। क्लियर? कह रहा है कि भैया वैन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, प्रोमिजर की डिजायर पर, मतलब प्रोमिजर कौन होता है? जो प्रपोजर होता है उसकी डिजायर पर। क्या है कि प्रोमिसी ने या किसी थर्ड पर्सन ने। तो पहला एलिमेंट निकला कि डिजायर पर किसकी? प्रोमिजर की, और प्रोमिसी और अदर पर्सन सेकंड। देखिए, ये पेपर में नहीं पूछेगा, पहली बता दे रहा हूं। कुछ डन या एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग। डज, देखो डन का मतलब क्या है? पास्ट, इसका मतलब है प्रेजेंट, और प्रोमिसेस या एब्सटेंड, ये इसका नाम है फ्यूचर। तो कोई व्यक्ति या तो कंसिडरेशन पास्ट में दे रहा है, प्रेजेंट में दे रहा है, या फ्यूचर में दे रहा है। तीनों हमारे इंडियन लॉ में वैलिड माने जाते हैं। अगर पास्ट की बात करी जाए तो इसे कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। देखो, इंडिया में भूत माने नहीं जाते हैं, तो हमारे यहाँ भूत, भविष्य, वर्तमान सब चलता है। फॉरेन में, सॉरी गलत बोल गया, फॉरेन में भूत नहीं माने जाते, वो नहीं मानते, भूत भूत कहते हैं, हम ही सबसे बड़े भूत हैं। तो इंग्लिश लॉ की अगर बात करें तो वहाँ पे पास्ट कंसिडरेशन वैलिड होता ही नहीं है, केवल प्रेजेंट और फ्यूचर चलता है, ठीक है? इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। बस कहीं पूछे इंग्लिश लॉ में बताओ कितने टाइप के कंसिडरेशन क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं वो लोग। इसके बाद आगे देखते हैं इसके अंदर। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे हो कि दिस मीन्स कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके एसेंशियल क्या होते हैं? एसेंशियल में आप देख लीजिएगा, सबसे पहला एसेंशियल है कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। कंसिडरेशन जो हो वो प्रोमिजर की डिजायर पर हो। किसकी डिजायर पर? प्रोमिजर की। प्रोमिजर जो कराना चाहता है, जो कंसिडरेशन चाहता है, वही तो दोगे। आपने, हमने बोला साहब ये घड़ी बेच रहे हैं, बताओ एक काम करो, आप मुझे 100 रुपये दे दो। क्या दे दो? 100 रुपये। आपने कहा ठीक है 100 रुपये दे देंगे। और जब आए लेने तो ठीक है, फिर क्या कर रहे हो आप? क्या 80 रुपये दिखा रहे हो, 90 रुपये? भैया जो बात हुई थी उस बात पर रहो ना, जो डिजायर थी प्रोमिजर की उस डिजायर पर रहो। केस लॉ क्या है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, भूल मत जाना इसको आप। इसके बाद देखिए, केस के फैक्ट डिस्कस करने में बहुत समय जाएगा और हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है? केस के फैक्ट ना आपसे पेपर में पूछ रहा है तो उसको डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं। केस याद रखिए, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इसके बाद कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसीडरेशन प्रोमिसी दे सकता है या एनी अदर पर्सन दे सकता है। इसका केस क्या है? चिनैया वर्सेस रमैया, बहुत लीडिंग केस है ये दोनों, दुर्गा प्रसाद और चिनैया रमैया, ठीक है, कंसीडरेशन के। फिर एक क्यूरी वर्सेस मीशा का केस है कंसीडरेशन में, ठीक है?
कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड हैव सम वैल्यू, कंसीडरेशन की कोई वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू से मतलब ये नहीं है जैसे सपोज करो मेरी ये वॉच है, मान के चलिए वॉच 10,000 रुपये की है, कितने हज़ार रुपये की, 10,000 रुपये की है, मैं आपको ये 1,000 रुपये में दे दूं, मैं आपको 500 रुपये में दे दूं, अब आप कहोगे भाई 10,000 की वॉच और आपने 500 रुपये में दे दी, ये तो वैलिड कंसीडरेशन नहीं लग रहा। तो कंसीडरेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सफिशिएंट हो, ऐसा कुछ हो, रियल होना चाहिए और उसकी कोई वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कम कंसीडरेशन अगर दिया गया है तो वो कहाँ आपका क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा कंसीडर किया जा सकता है, जब ये देखना है कि संविदा जो है किसी असम्यक असर से, फ्रॉड, इन सब चीज़ों से ग्रसित तो नहीं है, वहाँ पे हम रकम को क्या करते हैं, कंपनसेशन की एडमायर करते हैं। क्लियर? यहाँ पर नहीं करेंगे कि कंसीडरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं 500 की बेचूँ, 50 रुपये की बेचूँ, भैया मेरी घड़ी है। इसके बाद कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल होना चाहिए कंसीडरेशन। आपने बोला मास्टर साहब 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, हमने कहा ठीक है हमारा एक काम कर दो, एक प्रतिफल हमें दे दो, हम दे देंगे 5 लाख रुपए। बोले क्या? मैंने कहा एक मर्डर करना है, छोटा सा काम है, बताओ लॉफुल काम है ये? नहीं है। फिर कह रहा है कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है। सिंधा वर्सेस इब्राहिम बहुत लीडिंग केस है ये भी, इसको भी याद रखना आप। और थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, जब केस आप देखोगे तो मैं कुछ केसों के आगे आपको डेट बता दूंगा, ये जो डेट मेंशन करी गई है ना, ये डेट मैं आपको बता दूंगा जिन क्वेश्चन की नीडेड है, सबको को नहीं करनी है, सब उसकी केसेस की, कुछ केसेस की करनी है। होता क्या है, वो आपको 4 केस दे देगा, जैसे सिंधा वर्सेस इब्राहिम का हो गया अभी, हाँ, क्यूरी वर्सेस मीसा का केस हो गया, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस हो गया, ठीक है, एक केस और दे दिया कोई, सपोज करो। अब क्या है, इनको क्रोनोलॉजी से लगा दो, आप किससे लगा दो? क्रोनोलॉजी। अब साहब ये क्रोनोलॉजी क्या होती है? क्रोनोलॉजी का मतलब होता है इनको ईयर वाइज, मतलब घटना के क्रम में ईयर वाइज लगा दीजिए, 1 2 3 करके, ABCD करके। नेट में लॉ के पेपर में 100 में से करीब कुछ नहीं तो 30 से लेके 35 क्वेश्चन तो क्रोनोलॉजी के आते हैं। तो आपको ये भी चीज़ प्रिपेयर करके चलनी है, केवल इस कमर्शियल लॉ वाली यूनिट में नहीं, सभी यूनिट में। लेकिन किन केसेस को आपको याद करना है ईयर से, वो मैं बताऊंगा आपको, इन केसेस को भी नहीं करना है, ठीक है। आगे इसके बाद कह रहे हैं कंसीडरेशन जो हो समथिंग अ पर्सन इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। कंसीडरेशन के ऐसा नॉट टू बी समथिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है पर्सन इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है आप किसी से ऐसा प्रतिफल मांग रहे हो जो काम करने की उसकी ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी है। ये कैसे हो सकता है? जैसे एक पुलिस ऑफिसर है, उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, क्या कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई ऐसा एक काम करना, हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे और एक काम करो, वो हमारे ऐसे ऐसे मामला हो गया है, ऑफेंस कमिट हो गया हमारे विरुद्ध, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस हमारे खिलाफ किसी ने कमिट कर दिया है, और आप क्या कर दो, इन्वेस्टिगेशन कर लो उस केस के अंदर, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। अब एक बात बताओ, पुलिस ऑफिसर का काम क्या है, इंचार्ज का? हाँ, आप हमारी FIR लॉन्च कर लो। अरे उनका तो भैया काम ही वो है, जब कोई कार्य किसी की ड्यूटी है तो आप उसको कंसीडरेशन नहीं मान सकते, फिर तो उसको करना है, वो फिर प्रतिफल कैसे हुआ, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कंसीडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अ पर्सन इज ऑलरेडी बाउंड टू डू, जो व्यक्ति खुद पहले से करने के लिए क्या हो, लायबल हो। ये PDF इंग्लिश में है, मैं हिंदी इंग्लिश इसका दोनों एडिशन बनवा के डलवाऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल तक हो सकता है डल जाए, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन करा के भी डलवाऊंगा, दोनों बाय लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कोई कंसीडरेशन नहीं दोगे, बिना प्रतिफल रहित जो आपके क्या हैं करार हैं वो शून्य होते हैं, कोई वैलिडिटी नहीं है अगर कंसीडरेशन नहीं है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लव एंड अफेक्शन वाला। अब देखो यहाँ से आता है आपके यहाँ क्वेश्चन नेट में, यहाँ बोला गया है लव एंड अफेक्शन में, ठीक है। यहाँ 3 ग्राउंड है आपके, पहला ये लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ वो क्या करेगा आपसे, देखिए यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं, क्या, एक तो रिटन एक रजिस्टर्ड। वो पूछेगा कि बताओ भाई जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला केस है तो क्या ओरल यहाँ पे अगर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट तो वो वैलिड माना जाएगा। देखो यहाँ 2 शब्द है, रिटन में और रजिस्टर्ड, यानी कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो रिटन होना चाहिए पहली बात, और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी बिना कंसीडरेशन के वो मान्य संविदा मानी जाएगी। बात क्लियर है? सही है। इसके बाद इफ अ पर्सन हैज डन बी वॉलेंटरी कंपनसेशन फॉर पास्ट सर्विस, कोई पास्ट में सर्विस दी गई थी जिसके लिए आदमी क्या देना चाहता है, कंपनसेशन, तो वो भी बिना किसके कंसीडरेशन के पॉसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेब्ट। टाइम बार्ड का मतलब है अवधिवादित ऋण, ये आप लिमिटेशन में पढ़ोगे। अवधिवादित का मतलब क्या है, जैसे लिमिटेशन एक्ट क्या करता है, वो आपकी राइट को खत्म नहीं करेगा, केवल रेमेडी को खत्म कर देगा। आपके पास राइट है आपका पैसा वसूल करने का, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते, रेमेडी खत्म हो जाएगी अगर समय सीमा परिसीमा खत्म हो गई।
अब परिसीमा खत्म हो गई, अब तो भैया आप नहीं कर सकते क्लेम सामने वाले से कुछ, हाँ, लेकिन सामने वाली पार्टी खुद कह दे। एक दिन उसको पता चला, बैठा था, बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कहा अरे यार बड़ा गलत कर दिया, तो उन्होंने बुलाया आपको, बोला देख भैया ऐसा है, तुम्हारे पैसे रह गए थे वो 10,000 रुपये, देखो मैं सही से बता रहा हूँ मेरे पास अभी 10,000 रुपये नहीं है और अभी 6-7 महीने और नहीं आने वाले, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुमसे, सही कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लूँ उससे, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा 10,000। अभी देखो ये लिमिटेशन पीरियड निकल गया है, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने का, वो ऋण की वापसी कराने का, वो निकल चुका है, ठीक है। लेकिन पार्टी कह रही है 3 साल बाद भी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तुमसे कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, अवधि बाधित ऋण। तो ये क्या है, ये बिना कंसिडरेशन के भी क्या है, एनफोर्सिएबल है, ठीक है। ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। क्लियर, यहाँ पे बिना कंसिडरेशन के भी काम यहाँ पे हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए एक लिस्ट बना दी जिसमें ये आपके देखिए कंसिडरेशन कितने टाइप के होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सब इसमें है, आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा खास नहीं है। इसके बाद इसके अंदर देखिए एक शॉर्ट में मैंने एक बना दिया है, सारे केसेस लिख दिए एक साइड, उनके रेलिवेंट क्या क्या घटित हुआ था, एक नज़र में आप एक परव्यू में देख सकते हैं इसको। क्लियर, बस बात खत्म। अब इसके बाद आ जाते हैं बेयर एक्ट पे। बेयर एक्ट में देखते हैं पेपर कहां से आने वाला है। किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसके बाद यहां से स्टार्ट होती है कहानी। चैप्टर 1 इधर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कह रहा है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस जो होती है एंड उसका जो रिवोकेशन होता है एक्सेप्टेंस, इसका आर डीम बाय मेड बाय द एक्ट ओमिशन, एक्ट या ओमिशन के द्वारा हो सकता है। देखिए ये सेक्शन आपने सभी लोगों ने पढ़ रखे होंगे कि एक्सेप्टेंस और इसका कम्युनिकेशन रिवोकेशन ये कैसे होता है, ये पेपर में नेट के नहीं आता है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। तो स्किप करेंगे क्यों, क्योंकि हमें वो पढ़ना है जो पेपर में आने वाला है। जहां जहां आपको लगेगा, मुझे लगेगा पेपर में आ रहा है, मैं वो पढ़ाऊंगा। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। देखिए ये कह रहा है कि संसूचना कब पूरी मानी जाती है। देखिए सूचना का मतलब क्या है, जब आपने प्रपोजल करा, उसकी एक्सेप्टेंस हुई, तो वो संसूचना कब पूरी मानी जाएगी, तो जब उसके नॉलेज में आ जाएगी सामने वाली पार्टी के, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। सीधे हम आगे बढ़ के आते हैं कहाँ, इसके बाद आपका 5 नहीं, नेक्स्ट हाँ, रिवोकेशन हाउ मेड। देखिए ये पेपर में एक बार आ चुका है, पेपर में क्या है, ये कह रहे हैं कि भैया रिवोकेशन हाउ मेड, प्रपोजल को कैसे रिवोक किया जा सकता है। कोई प्रस्तावना जब हमने आपसे कर दी है, जैसे मैंने आपसे प्रस्तावना करी, लीजिए मेरी ये वॉच है 1000 रुपये में बेच रहा हूँ, खरीदोगे, तो इस प्रपोजल को कैसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला तरीका बता रहा है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नोटिस का मतलब है सूचना। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस का मतलब वो रिटन नोटिस नहीं होता है, कम्युनिकेशन होता है कि सामने वाले को कम्युनिकेट करके सूचना देके आप बता रहे हो कहानी, ठीक है। फिर आगे कह रहा है दूसरा तरीका बाय द लैप्स ऑफ टाइम ऑफ प्रिस्क्राइब। कह रहा है ऐसी प्रस्तावना में उसके प्रतिगण के लिए विहित समय के बीत जाने पर। विहित समय का मतलब क्या, जैसे मैंने आपसे बोला भाई देखो ये वॉच है 1000 रुपये में खरीदोगे, ये क्लास लगभग 8:10 तक चलेगी, 8:10 तक जो व्यक्ति इस वॉच को खरीदना चाहता है वो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दे, या मेरा यूपीआई नंबर आप सभी को पता है, आप उस पर मेरे 1000 रुपये भेज दें। अब बताइए समय सीमा है, अब ये जब समय सीमा लैप्स हो गई तो क्या आप एक्सेप्टेंस कर सकते हो, नहीं। और कह रहा है इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई समय वहाँ पे दिया नहीं गया है, जैसे मैंने नहीं बताया समय, तो भैया रीजनेबल टाइम क्या होगा, तो रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन का कब तक होगा, तो भाई देखो सीधी सी बात है कि आप आज कर दो, बहुत से बहुत कल तक कर दो, वॉच अभी भी हाथ में दिख रही तो अभी भी कर दो। अब पता चला आप आ रहे हो 1 महीने बाद, कह रहे हो मास्टर वो वॉच का आपने प्रपोजल किया था उसकी एक्सेप्टेंस कर रहे हैं हम, ये लो 1000 रुपये वॉच दे दो हमें, तो ये कोई रीजनेबल टाइम नहीं है, ठीक है। क्लियर, तो 2 टाइप ये हो गए। इसके बाद आपका आगे कह रहा है बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन, या जो आपका एक्सेप्टर है, कौन एक्सेप्टर, वो कंडीशन को फुलफिल, प्रीसिडेंट का मतलब क्या होता है कि प्रतिगण किसी पूर्वभावे मतलब पूर्व शर्त को पूरा करने में प्रतिगत की क्या है, प्रतिग्रहिता की असफलता, यानी जो एक्सेप्टर है उसे कंडीशन लगाई गई थी कि भैया कंडीशन पे एक्सेप्टेंस कर लेना। क्या, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि ये वॉच है, ये वॉच बहुत काम आती है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हुए, 1000 रुपये की है, ठीक है। हम आपकी एक्सेप्टेंस तब मानेंगे जब आप हमें पहले इसका एडवांस 500 रुपया दे दोगे। कंडीशन प्रेसिडेंट हो गई पहले 500 रुपये मांगे जा रहे हैं एडवांस आपसे, अब आपने एडवांस दिए नहीं, आप कह रहे हो हम खरीद लेंगे। जैसे ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन जब लगती है तो सपोज करो आप बोली जीत गए, 10 लाख रुपए आपने बोली लगाई, जीत गए। वो ऑक्शन भले ही आप जीत गए, लेकिन वहाँ पे आपको एक टोकन अमाउंट पहले लगभग 25-30% अमाउंट पहले जमा कराना होता है। अब अगर आप वहाँ जमा नहीं कराओगे तो भले ही आप 10 लाख वाली बोली जीत गए हो, किसी ने 9 लाख लगाई थी ना और वो दे रहा है अमाउंट वो 25% वाला, तो फिर हम उसको दे देंगे भैया प्रॉपर्टी आप देखते रहना, ठीक है।
तो कंडीशन प्रेसिडेंट भी आपको पूरी करनी होती है, वो पूरी नहीं करोगे तो भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी और प्रपोजल खत्म हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है बाय द डेथ और इंसिनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट इज डेथ और इंसिनिटी कम टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। यहाँ बिफोर एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, नेट में आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता, यानी या तो आपका जो प्रपोजर है, यानी जो प्रपोजल कर रहा है व्यक्ति, वो क्या हो जाए, वो या तो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या वो इंसेन हो जाए, क्या हो जाए आपका, इंसेन, उन्मत्त हो जाए। और ऐसी बात जो एक्सेप्टर है उसके एक्सेप्टेंस करने से पहले, बिफोर, उसने भी एक्सेप्टेंस नहीं करी है, एक्सेप्टेंस करने से पहले, बिफोर एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में आ जाएगी सामने वाली पार्टी की डेथ हो गई है, इंसेनिटी हो गई है उसे, ठीक है, तो वो प्रपोजल क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर। सेक्शन 7 में आपको पढ़ा चुका हूं पहले ऑलरेडी एक्सेप्टेंस के साथ, सही है। इसके बाद एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन या रिसीविंग कंसीडरेशन। कह रहा है देखो एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं, तो सेक्शन 8 बता रहा है एक्सेप्टेंस को दो तरीके से होती है, या तो जो कंडीशन परफॉर्म करने को थी आपने कंडीशन परफॉर्म कर दी, जैसे मैंने आपसे बोला 500 रुपये एडवांस देने, आपने तुरंत 500 रुपये मेरे को यूपीआई कर दिए, इसका मतलब आपने मेरी शर्त मान ली, आपने क्या मुझे एक्सेप्टेंस अपनी दे दी। तो एक्सेप्टेंस पहले तो कंडीशन पूरी करके या कंसीडरेशन रिसीव करके, अब यहाँ पे कंडीशन कोई और भी हो सकती थी, है ना। इसके बाद कह रहा है प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। प्रॉमिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए कोई चीज़ प्रॉमिस कब बनती है, सवाल ही है ये, कोई चीज़ प्रॉमिस कब बनती है। मेरे पुराने लेक्चर्स आप प्लीज़ देख लें, किसी भी कीमत पर उन्हें स्किप ना करें, देख लें, आपका जो बेस है वो क्लियर होगा, तभी आपको आगे की चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। देखो मैंने उसमें पढ़ाया था, जब भी प्रपोजल किया जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एक्सेप्टर के द्वारा, तो वो आपका प्रॉमिस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। बताइए बात क्लियर है इतनी। कह रहा है कि भाई इन सो फार एज प्रपोजल एंड और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड बाय वर्ड्स, वर्ड्स के द्वारा, सही है, या इज सेड टू बी एक्सप्रेस, वर्ड्स के द्वारा और एक्सप्रेस, इन सो फार एंड सच प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। कह रहा है कब हम प्रॉमिस को एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कहेंगे, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड, यानी एक होता है अभिव्यक्त और एक होता है विवक्षित, अभिव्यक्त और एक होता है विवक्षित। देखिए अभिव्यक्त का मतलब क्या है, ये कह रहा है कोई चीज अभिव्यक्त कब मानी जाएगी, जब वो किसके द्वारा है, आपकी शब्दों के द्वारा है, किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा, वर्ड्स, अब चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल हो। कोई चीज विवक्षित कब मानी जाएगी, जब शब्दों के अलावा किसी चीज, ठीक है, कंडक्ट से की गई है, तो उसे विवक्षित बोलते हैं। इतना सवाल बता रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आ जाइए सेक्शन 10 पे। देखिए सेक्शन 10 की कहानी मैंने सेकंड क्लास के, फर्स्ट क्लास के नहीं सेकंड क्लास के चार्ट में पढ़ाई है पूरी। सेक्शन 10 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले उसको नोटिफाई कर लेते हैं फटाफट। कह रहा है ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये सेकंड लेक्चर है, आप प्लीज इसको गो थ्रू कर लीजिए, छोड़िए मत। अगर वो दिए गए हैं किसके द्वारा, किए गए हैं फ्री कंसेंट के साथ, पहले इंसेंशियल है इसका फ्री कंसेंट, उसके बाद कंपिटेंट पार्टी के द्वारा, नंबर 2, उसके बाद आगे कह रहा है लॉफुल कंसिडरेशन था अगर उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर, नंबर 3 लॉफुल ऑब्जेक्ट था, नंबर 4, और भैया वो वॉइड डिक्लेयर नहीं किया था, नंबर 5। आपने एलएलबी में सवाल पढ़ा होगा, सभी संविदा करार हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं है, ये वही वाला सेक्शन है। ये बता रहा है कोई भी जो एग्रीमेंट है, कोई भी जो करार है, एक तरीके से क्या है, करार है, वो संविदा कब बनेगा, संविदा कब बनेगा, तो ये कह रहे हैं जब वो ये 5 इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे अभी लिखे हैं ये पूरे कर देगा तब बनेगा। अगर इसमें से एक भी 1% भी अगर माइनस कम रह गया तो ये जो करार है ये आगे जाके संविदा नहीं बन पाएगा। बताइए बात समझ में आई। सेकंड लेक्चर गो थ्रू करें इसको पूरा समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया सेक्शन 11। अब कह रहा है कंपिटेंसी क्या होगी, तो कंपिटेंसी में देखिए यहाँ क्या बताया गया, एक तो एज ऑफ मेजॉरिटी चलती है, आदमी मेजर होना चाहिए, उसके बाद वो साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। ये तीनों पॉइंट मैंने वहाँ समझाए थे कि सबसे पहले देखो कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, ये कब कहा जाएगा, क्या सक्षम है, सेक्शन 11। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, क्या है सक्षमता के लिए, सबसे पहले वो मेजर हो, वयस्क हो, दूसरा कह रहा है उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इसके बाद देखो साउंड माइंड हो, ठीक है, दूसरा साउंड माइंड हो, और इसके बाद तीसरा कह रहा है कि भैया उसको जो है ना डिस्क्वालीफाई ना करा गया हो, क्या ना करा गया हो, डिस्क्वालीफाई कॉन्ट्रैक्ट करने से। अब डिस्क्वालीफाई किसे करते हैं, जैसे आपका वो हो गया, कौन होता है वो, दिवालिया होता है, दिवालिया को खुद लॉ कहता है भैया इससे कॉन्ट्रैक्ट मत करना, ये पुराने वाले ड्यू डेब्ट्स पे नहीं कर पा रहा है,
तो तुम्हारा क्या करेगा, ये पॉसिबिलिटी है कल को फिर तुम्हारा ही पैसा मान लिया तुम भी कोर्ट में आ जाओगे। बताओ, अब किसी को समझ में ना आ रहा हो तो पहले जवाब दो जरा, मैं पानी पी लूँ जब तक। बताइए भाई साहब, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, कोई संशय, कोई शिकायत, हाँ कोई रूठा हुआ हो मुझसे, कोई बात हो बताओ जल्दी से। जल्दी से कमेंट करो भैया। ओहो, बताइए बताइए कौन कौन है यहाँ। विवाह, अनु, पल्लवी, अवरल, सोनिया जी, बताइए आप लोग कोई बात जो आपके मन में हो। हाँ जी, बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? जल्दी बताओ पहले, 1 मिनट तो मैं भी सांस ले लूँ। देखो 1 वे ट्रैफिक चल रहा है इधर से, सही है, आपको भी इन्वॉल्व रहना है थोड़ा मेरे साथ। जल्दी बताइए, देखिए टाइम जा रहा है बहुत तेज़ी से, बताइए फटाफट। किसी को कुछ पूछना हो, समझ में ना आ रहा हो। नो शंका, अच्छा नो शंका, क्लियर है, बहुत बढ़िया पल्लवी जी। आज फर्स्ट डे है किसी का इस क्लास में? जल्दी से बताइए जरा, किसी का फर्स्ट डे है आज इस क्लास में? इंसॉल्वेंट के अलावा कोई और एग्जाम्पल सोनिया? देखो बेसिकली आता तो इंसॉल्वेंट ही है, इसके अंदर जिसको डिक्लेयर करा गया हो कि वो कैपेबल नहीं है, और साउंड माइंड, और ये तो खुद लॉ डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। चलिए क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो इसके बाद अगला चलता है क्या, देखो ये सारे सेक्शन 30 सेक्शन तक लेकर, यहाँ से 10 सेक्शन से लेकर 30 सेक्शन आपको बस सेकंड लेक्चर देखना है, और सारे सेक्शन आपको याद हो जाएंगे सेक्शन नंबर के साथ, समझे? उस लेक्चर को देख लोगे। अभी आप डरना मत, मैं फटाफट इसको पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज साउंड माइंड? साउंड माइंड क्या होता है? फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत प्यारे शब्द हैं, इनको याद रखना प्लीज, ठीक है। क्या प्यारे शब्द हैं? कह रहा है कि जो फॉर्म कर सकता है रेशनल जजमेंट। रेशनल जजमेंट का मतलब जो है कि वो क्या कर सकता है, संविदा को समझने में और उसके प्रभाव के बारे में युक्त निर्णय के लेने के लिए क्या है, समर्थ है। देखिए कब कहेंगे कि कोई व्यक्ति क्या है, साउंड माइंड है? हमारे यहाँ साउंड माइंड का मतलब कोई पागल वागल व्यक्ति नहीं होता है, ऐसा वैसा व्यक्ति। हमारे यहाँ मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो रेशनल जजमेंट दे सकता है, ठीक है। रेशनल जजमेंट का मतलब है चीज़ों को तोल कर देख सकता है कि उसके फायदे की बात है, नुकसान की बात है, या कह रहा है भाई क्या आपका दूसरा आगे कह रहा है, कहाँ गया, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग द रेशनल जजमेंट एंड इफेक्ट ऑन इट्स इंटरेस्ट। और उसका इफेक्ट क्या होगा उसके इंटरेस्ट पर, उसके हित पर क्या प्रभाव होंगे, उसके इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट जो है क्या अफेक्ट हो सकता है, यानी उसका सीधे सीधे प्रभाव। जैसे अगर मैं बहुत इजी एग्जांपल के साथ बात करूं, अगर इसको छोड़ दिया जाए, जैसे सपोज कीजिए हमारे यहाँ जैसे सेक्शन 84 पहले हुआ करता था आईपीसी में, और अब हो गया सेक्शन 22, उसमें भी यही बात क्या लिखी हुई है कि प्रभाव, अपने कार्य की प्रकृति और उसके प्रभावों का वर्णन। जैसे सपोज करो मैं अभी आपको वो दिखा रहा हूँ, चाकू दिखा रहा हूँ, गन दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गन दिखा रहा है, अब उसका नेचर क्या है? पहली बात तो ये नेचर की अगर बात करी जाए तो वो एक्ट क्रिमिनल है, पनिशेबल है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने उसको गन दिखा दी तो हो सकता है आप पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाए, तो कॉन्सिक्वेंस समझ पा रहे हो, और मर्डर का चार्ज लग गया तो माँ में आ जाएंगे बेटा अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस तो समझ पा रहे हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो समझ सके, रेशनल जजमेंट कर सके कि उसके फायदे की बात है, नुकसान की बात है, और उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है। अगर मेरे पास 5000 की घड़ी है, जैसे माँ साहब के यहाँ आप आए पढ़ने, सही है, ऑफलाइन बैच में सपोज करो आप पढ़ने आए माँ साहब के पास, आपने 10,000 की घड़ी पहन रखी, आपके पास थी 10,000 की घड़ी, माँ साहब ने असम्य का असर डाला आपके ऊपर, या सपोज करो कुछ भी, मतलब माँ साहब ने आपको थोड़ा सा बस, आपने क्या करा, माँ साहब को दे दी वॉच, क्लियर। तो आप समझ रहे हो ना कि हम दे रहे हैं वॉच तो उसका क्या प्रभाव है, ये घड़ी 10,000 की हम 1,000 में दे रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव है, आप तैयार हो ना, तो आप साउंड माइंड हो, क्लियर। 2 शब्द यहाँ पे आपको 12 सेक्शन में लिख लेने हैं अलग से ही, कि साउंड का मतलब होता है आपका रेशनल जजमेंट और उसके इफेक्ट एंड उसके इंटरेस्ट पर। फिर आगे कह रहा है कि जो यूजुअली साउंड होता है, ओकेजनली मतलब यूजुअली अनसाउंड रहता है लेकिन कभी कभी साउंड हो जाता है, तो साउंडनेस की उसमें कर सकता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ी रखी होंगी आपने पहले, इसमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे। फिर आता है फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो फ्री कंसेंट के मतलब उसमें कोई भी कंसेंट फ्री कब होती है, या कंसेंट रह गई, क्या कह रहा है, कंसेंट क्या होती है 13 में, तो कह रहा है 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं। कब कहे जाते हैं? कि वे किसी एक बात पर एक ही भाव से सहमत हो, कह रहा है एग्री हो सेम थिंग पर और सेम सेंस से। वो गाना नहीं आता एक सेम टाइम सेम जगह, वैसे ये सेम थिंग और क्या है, सेम सेंस है। क्या मतलब है? एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होने का मतलब क्या है? देखिए
जैसे सपोज कीजिए एक ही बात पर और एक ही भाव से, जैसे मेरे पास दो बाइक है, प्लेटिना है और एक सपोज करो अपाची है, ठीक है, एक पल्सर है एक स्प्लेंडर है। मैं स्प्लेंडर बेचना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि पल्सर बेचना चाह रहा हूँ, हो गया 20,000 में दे देंगे। अब बताओ 20,000 में स्प्लेंडर ही तो मिलेगी, पल्सर नहीं मिलेगी बेटा। मैं बेचना चाह रहा हूँ स्प्लेंडर, आप समझ रहे हो पल्सर। तो क्या हम एक ही बात पर सहमत हैं दोनों? क्या एक ही भाव से, आपका भाव अलग है मेरा भाव अलग है, चीज़ अलग है हम दोनों की, तो नहीं मानेंगे कि ये क्या है, कंसेंट है। बात क्लियर है? बताओ, बात क्लियर है? जैसे अब कभी आप मेले में गए हो, नुमाइश में गए हो बेटा, मेले में नुमाइश में वहाँ क्या होता है ना, दुकानों पे किसी किसी दुकान पे लिखा होता है हर माल 5 रुपये, हर माल 10 रुपये, ठीक है। जब आप गए तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया आइटम आपको दिखा, आपने उठाया, आपने कहा लो भैया 10 का नोट। बोला मैडम ये इधर वाले के लिए है केवल, ये माल इधर वाले के लिए नहीं है। हुआ है कभी? बताओ, समझ गए ना? तो एक ही भाव पे एक ही उससे सहमत होगे तब माना जाएगा आपने कंसेंट दी। और ये कंसेंट फ्री कब होती है? तो फ्री कंसेंट के लिए आपको CID खेलना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा CIDMM। C का मतलब है कोर्जन, I का मतलब एंडू इन्फ्लुएंस, D का मतलब है क्या बोलते हैं आपका फ्रॉड, और M का मतलब है मिसरिप्रेजेंटेशन, और M का मतलब है मिस्टेक। अगर किसी कंसेंट के अंदर ये पांचों चीजें नहीं है तब मानेंगे वो कंसेंट कैसी है, फ्री कंसेंट है। ये आप जानेंगे सेकंड लेक्चर में जाके। क्लियर? शॉर्टकट में मैंने बता दिया। अब इसके सेक्शन सब आगे आने वाले हैं। देखो 14 तक की कहानी ये आ गई, ये 15 है, 16, 17, 18, 20, 21, 22, ये सारे सेक्शन है उसके। अब इसके बाद आगे आ जाइए, कहाँ गए हम, कहाँ गए, यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि भैया कब वो फ्री कंसेंट होगी, जब उसके अंदर 15 ना हो, 16 ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो और आपका मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं कोर्जन क्या होता है, तो कह रहे हैं कोर्जन डिफाइंड। कोर्जन का मतलब क्या होता है, पिरपीड़न। पिरपीड़न का मतलब क्या है कि भैया कमिट करना या थ्रेटन करना किसी को, टू कमिट। आप कमिट कर रहे हो कुछ या थ्रेटन कर रहे हो, क्या एक ऐसा एक्ट जो फॉरबिडन है भाई, IPC यानी BNS के द्वारा क्या है, फॉरबिडन है, BNS करने से मना करता है। और दूसरी चीज तो नंबर 1 तो ये हो गई कमिट करना या थ्रेट करना कमिट करने का, या दूसरा कह रहा है अनलॉफुल डिटेनिंग, किसी चीज को डिटेन करना या थ्रेटन करना किसको, प्रॉपर्टी को, तो नंबर 2 ये हो गया। देखो ऐसा है आपका दोस्त है यहाँ पे, कौन है, अनु और विभा। जैसे अनु जी क्या कह रही हैं, कह रही भाई ऐसा है कि विभा ऐसा है आपकी जो स्कूटी है मुझे बहुत पसंद है, अब एक काम करो इसे बेच दो मेरे को। उन्होंने मना कर दी, भैया मेरे पे तो एक स्कूटी मैं नहीं दे रही तो बोली दोस्त नहीं हो, बोला ना इस मामले में दोस्ती नहीं चलेगी। बोला चलो ठीक है, हम जा रहे हैं छत पे और भाई साहब हम अटेम्प्ट टू सुसाइड करने वाले हैं, ठीक है, हम कूद जाएंगे छत पे। अब बताओ सुसाइड करना पनिशेबल है? हाँ, मतलब अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट तो है पनिशेबल, बात समझ में आई? तो ऐसा कोई अपराध करना जो क्या है भारतीय दंड संहिता में, यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता BNS के अंदर 2023 के अंदर पनिशेबल है, या उसका थ्रेटन करना। आपने ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है किसी के साथ तो वो क्या होगा आपका, वो माना जाएगा वो पिरपीड़न से पीड़ित है। या किसी की प्रॉपर्टी को आपने डिटेन कर लिया या धमकी दे रहे हो डिटेन करने की, आपने बोला ऐसा है भाई तुम्हारी स्कूटी हमारे कब्जे में है, ठीक है, स्कूटी क्या है, चल संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है, और भाई साहब अगर आप इसे बेचना चाहते हो 20,000 में तो बेच दो, ठीक है, वरना हमारे पास रहेगी, ये 20,000 भी नहीं मिलेंगे आपको, वरना 20,000 भी नहीं मिलेंगे। अब बताओ ये क्या कर रहा है सामने वाला आदमी, ये प्रॉपर्टी को क्या कर ले रहा है, डिटेन कर ले रहा है या धमकी दे रहा है डिटेन करने की, अनलॉफुली। क्या लॉफुली काम है ये? अनलॉफुल काम है। बात क्लियर हुई आपको? तो ऐसे अगर कोई भी करार किया जाता है तो वो किससे ग्रसित माना जाएगा, वो पिरपीड़न से, कोर्जन से ग्रसित माना जाएगा। सही है। अब सवाल ये है कि इट इज इमैटीरियल, ये बात बिल्कुल भी तत्वहीन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये बात बिल्कुल तत्वहीन है। क्या कि भैया जो IPC है उस जगह पे इन्फोर्स में है या नहीं है, उस जगह पर इन्फोर्स में है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। IPC में पनिशेबल होना चाहिए, बस हमारा इतना काम हो जाएगा। देखो मैं आपको पॉइंट्स में बता रहा हूँ, ये 1-2 लिख के बता रहा हूँ ना, आप अपने बेयर एक्ट पे इन्हें हाईलाइट करके उन पे नंबरिंग कर लें या अलग से एक नोट्स बना लें जिसमें केवल ये 2 शब्द होंगे। अगर आप पिरपीड़न पढ़ो जीवन में तो वहाँ पे केवल कमिटिंग या थ्रेट टू कमिट हो या अनलॉफुल डिटेनिंग थ्रेटनिंग हो, उसके अलावा कोई शब्द ही ना हो डेफिनेशन का। हमें पॉइंट पकड़ने हैं ना। देखो नेट का पेपर केवल बारीकियों का पेपर है, अगर बारीकियाँ पकड़ना सीख गए, बारीकियाँ याद हो गई तो बस नैया पार हो जाएगी आपकी। इसके बाद 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर जिसे बोला जाता है, ऐसा असर जो क्या है, सम्यक नहीं है। कह रहा है संविदा असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहां की पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे, यानी रिलेशन ऐसे हैं पार्टीज के बीच। कैसे रिलेशन है कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है, मतलब यू आर इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। क्या कि आप किसी दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकते हैं, दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैं हूं,
अब मैंने आपसे कहा हाँ भाई देखो द्रोणाचार्य को तो उन्होंने एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया था, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? बोला माँ साहब क्या करें बताओ, छाती फाड़ के दिखाएं क्या करें? बोले ना भैया इतना मत करो तुम, सही है बताओ माता हमारा बंगला मकान दुकान क्या चाहिए आपको, आप भी एकलव्य से कम थोड़ी ठहरे। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, वो तुम पे 4 व्हीलर गाड़ी है ना वो दे दो, बस हो गया काम, ठीक है। जैसे एक इसमें केस था एल्कॉर्ड वर्सेस स्किनर का केस था, यही था, हाँ एल्कॉर्ड वर्सेस स्किनर का केस था शायद, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। उसमें ये बोला गया था कि धर्म से बड़ा, हाँ असम्यक असर कुछ नहीं होता, धर्म से बड़ा असर कुछ नहीं होता। जैसे सिंघम पिक्चर देखी किसी ने? सिंघम पिक्चर के जब पहला पार्ट होता है तो उसमें जब सिंघम हमारे अजय देवगन बोलो जुवा केसरी जब अरेस्ट करने जाते हैं बाबा जी को, तो बाबा जी वहाँ सत्संग कर रहे होते हैं अपना, और सबसे कह रहे होंगे ये मोह माया सब क्या है, ये धन जो है सब मोह माया है, इसे फेंक दो। तो लोग उठाओ तो फेंक रहे थे वहाँ पे, ये क्या चल रहा है, असम्यक असर, यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। बात क्लियर है? तो हम कहेंगे कि क्या असम्यक असर उसने डाला है, ठीक है। और उस स्थिति का उपयोग, वो जो स्थिति है यानी मैं अपनी पोजीशन का प्रयोग किस लिए कर रहा हूँ, मैं अरिजू फायदे के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए यूज कर रहा हूँ, अनफेयर एडवांटेज के लिए, एक ऐसा एडवांटेज जो फेयर नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो पहली बात डोमिनेशन, डोमिनेट कर सके आदमी, और दूसरा फायदा जो हो आपका वो अनफेयर हो, अनफेयर एडवांटेज, ये दो एलिमेंट निकल के आए इस डेफिनेशन से। बात क्लियर है इतनी? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कह रहा है किन किन पोजीशन में कोई आदमी डोमिनेट कर सकता है किसी की पोजीशन, ये कुछ एग्जांपल उसके दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। कह रहा है वेयर ही होल्ड्स और रियल और एपरेंट अथॉरिटी, वो उस पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में है। किसकी संबंध की स्थिति में है? वैश्वासिक संबंध की स्थिति में है, ठीक है। वेयर मतलब कोई व्यक्ति किसी से बिल्कुल सीधे तरीके से, मदर फादर हो गए, ठीक है, ब्रदर सिस्टर हो गए। रियल या एपरेंट का मतलब क्या है? ऐसा संबंध जो क्या है, प्रतिमान है, दृश्यमान है, जैसे पता चला वो बाहू शौना टाइप लोग होते हैं, वो लोग भी आ जाएंगे इसके अंदर। फिर कह रहा है वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज। कह रहे किसी की मेंटल कैपेसिटी, सही है, जो टेम्पररी तौर पर या परमानेंटली तौर पे अफेक्टेड है। किस वजह से अफेक्टेड है? तो पहला कह रहा है एज की वजह से, दूसरा इलनेस की वजह से, तीसरा मेंटल या बॉडी डिस्ट्रेस की वजह से, आयु, रुग्णता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण, ठीक है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग पकड़े पड़ा है, बेचारा रो रहा है दर्द में, आप आए, सही है, आप आए उसके साथ के जान पहचान वाले, हाँ वो चाचा ताऊ टाइप आदमी, बोले बेटा बहुत हमें दुख हो रहा है तुम्हारे बारे में, लेकिन बेटा तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो एक काम करो जल्दी से हमारे नाम करो, कहीं तुम निबट गए तो क्या होगा तुम्हारा, है तुम्हारी प्रॉपर्टी का क्या हो जल्दी से। अब बेचारा वो टांग पकड़े रो रहा है और तुम कह रहे हो प्रॉपर्टी दे दो, हाँ असम्यक असर डाल दो उसके ऊपर। यानी कोई आदमी किसी कष्ट की वजह से, आयु अत्याधिक होने की वजह से, एज ज़्यादा होने की वजह से, हाँ, या इलनेस की वजह से क्या है, अगर क्या है आपका सफ़र कर रहा है तो उससे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो और क्या करते हो, जिसकी मेंटल कैपेसिटी जो है परमानेंटली या टेम्परली अफेक्टेड, तो माना जाएगा आपने क्या यूज़ करा है उसके ऊपर, असम्यक असर। तीसरा कह रहा है वेयर अ पर्सन हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, आप डोमिनेट करने की वो रखते हो शक्ति, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो उसके साथ, या ऐसे ट्रांजेक्शन करते हो ऑन द फेस ऑफ इट और एविडेंस एड्यूस्ड टू बी क्या है कंसिनेबल द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल बी अपॉन द पर्सन जिसने डोमिनेट करी है पोजीशन। देखो ये बता रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। देखिए कि आपने असम्यक असर किया था या नहीं किया था, ये कौन प्रूव करेगा? ये उस पार्टी को प्रूव करना होता है जो ऐसी पोजीशन में होता है जो विल डोमिनेट कर सके। जैसे हमारी और आपकी पोजीशन में विल कौन डोमिनेट कर सकता है? मैं, सही है, पिता और पुत्र में पिता, टीचर स्टूडेंट में टीचर, वकील और उसमें मुवक्किल में वकील। क्लियर? तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? जो डोमिनेट कर सकता है पोजीशन को, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है नथिंग अफेक्ट सेक्शन 111, ये सब कुछ नहीं है। इसके बाद बता रहा है फ्रॉड। अब बता रहा है फ्रॉड कैसे कैसे कमिट किया जा सकता है, ठीक है। देखो इस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से कम 2 से 3 बार रिपीट कर करके देखना है, नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल क्लियर कर लेनी है पिक्चर की क्या मैंने बताया है, क्या कौन से पॉइंट आपको हाईलाइट कराए हैं, क्योंकि पेपर में पॉइंट से आता है। आप कहानी समझ के अगर जाओगे तो भाई साहब फंस जाओगे पेपर में। आपको पूरा डायरेक्ट नहीं रटना है, जितना मैं बता रहा हूँ, जो इस बोर्ड पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बता रहा हूँ, केवल उतना पढ़ना है, वही आएगा पेपर में। आगे कह रहा है फ्रॉड क्या होता है, तो फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड क्या आता है उसके अंदर। कह रहा है ऐसा एक्ट जो कमिटेड है बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसे पार्टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा और विद कन्वीनियंस या उसके एजेंट के द्वारा, जो कैसी इंटेंट से किया गया हो, तो इंटेंट टू डिसीव,
यहाँ पे बोली गई है फ्रॉड के अंदर इंटेंट कैसी होती है, तो डिसीव करने की इंटेंट होती है। क्या करने की? डिसीव करने की, यानी प्रवंचना करने का। ये वर्ड को लिख लेना। देखो जैसे फ्रॉड लिखते हैं तो फ्रॉड में ही आपको लास्ट डी का मतलब याद रखना है कि इसमें डिसीव शब्द यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? डिसीव। क्लियर? ये ऐसे आते हैं पेपर में नेट के क्वेश्चन, वो नहीं आता है कि बताओ अंडर इन्फ्लुएंस कौन से सेक्शन में। जुडिशरी टाइप, जुडिशरी है इजी लेवल और ये है हमारा मॉडरेट भी नहीं, टफ लेवल वाला पेपर, ठीक है, या उसको उत्प्रेरित करता है, ये सब है। अब कब कौन सा कार्य होगा जो फ्रॉड के अंदर आएगा? तो कह रहा है सजेशन है द फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू और बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। कह रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है तो ऐसा कथन कर रहा है, क्या? जो बात सत्य नहीं है ऐसा कथन कर रहा है, उस तथ्य के रूप में उस व्यक्ति का सुझाया जाना जो विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। मतलब मैं किसी चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो मुझे खुद नहीं पता है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ये जो फ़ोन है ये इस पेन का है, मैं आपसे कह रहा हूँ ये आया आपके पास, ये हमारा फ़ोन है भैया खरीद लो, ये पेन और इसका फ़ोन है। कह रहा मेरा पेन खरीद, वो मेरा फ़ोन खरीद लो। आपने मुझसे पूछा मास्टर साहब आप जानते हो ना? मैंने कहा हाँ जानते हैं। कह रहे ये फ़ोन इन्हीं का है। मैंने कहा हाँ ये है तो फ़ोन इन्हीं का, मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है ये फ़ोन इन्हीं का, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो कोई व्यक्ति कोई ऐसी जानकारी दे रहा है जिसका खुद उसे ज्ञान नहीं कि वो सही है गलत है, तो माना जाएगा कि उसने क्या करा है, आपके साथ फ्रॉड करा है। अगर आपका इंटरेस्ट वहाँ पे क्या हो जाए, ब्रीच हो जाए, आपको नुकसान हो जाए। दूसरा कह रहा है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। दूसरी चीज, आप किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना। क्या? या वह, अब दूसरे केस में क्या बोल रहा हूं मैं, दूसरे केस में मुझे पता है ये फ़ोन इसका नहीं है, मैं तब भी आपसे कह रहा हूं ठीक है ले लो फ़ोन, सही तो कह रहा है ये, तो ये क्या माना जाएगा आपके साथ? कपट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कपट, ठीक है। उसके बाद प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। एक ऐसा प्रॉमिस करना जिसको परफॉर्म करने की कोई इंटेंशन है ही नहीं। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, क्या हमारे वो हैं कौन, गोविंदा साहब। गोविंदा साहब है, वो सामने एक बड़ा होटल होता है, इधर छोटा होटल होता है, अजगर सिंह होते हैं उसके अंदर। कौन होते हैं? कौन होते हैं भैया? अजगर सिंह होते हैं। अजगर सिंह, अजगर सिंह क्या करते हैं? हाँ, अजगर सिंह एक किराने की दुकान पर जाते हैं और बोलते हैं भाई ऐसा है, हाँ भाई। अब वो वहाँ पे लाला जी होते हैं, वो देखते ही समझ जाते हैं कि आज फिर आ गया, आज फिर ये नुकसान करेगा मेरा, क्योंकि अजगर सिंह सामान ले जाते हैं वो पुलिस वाले और पैसे वैसे देते नहीं हैं, ठीक है। अब बताओ जो अजगर सिंह वहाँ सामान ले रहा है, क्या उनकी इंटेंशन है, कह रहे हैं पैसा आ जाएगा, पैसा मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। बताओ, अब मुझे ये बताओ कि अजगर सिंह जो व्यक्ति है, क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या उसकी इंटेंशन है उसे परफॉर्म करने की अपने कॉन्ट्रैक्ट को? कह रहा है पैसा मैं दे दूंगा, कल पहुँचा दूंगा। बताओ, नहीं है ना। तो माना जाएगा आप ऐसी इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हो कि जिसको परफॉर्म आपको करना ही नहीं चाहते हो आगे जाकर, तो माना जाएगा आपने क्या करा है, माना जाएगा आपने फ्रॉड करा है। क्या करा है? फ्रॉड करा है। क्लियर? इसके बाद कह रहा है एनी अदर फिटेड टू डिसीव, यानी ऐसा अलग कोई कार्य जो प्रवंचना के लिए ही किया जा रहा है, आप फुल ऑन लगे हुए प्रवंचना करने के लिए, डिसीव करने के लिए। आगे कह रहा है एनी सच एक्ट, दिख रहा है नीचे तक, हाँ, एनी सच एक्ट या ओमिशन एज टू लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, या ऐसे कोई संव्यवहार जो लॉ फ्रॉडुलेंट कहता है। क्या कहता है? फ्रॉडुलेंट कहता है। जैसे आओ इसके नीचे एग्जाम्पल, क्या कह रहा है? ए एंड बी बीइंग ट्रेडर एंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, ए हैज प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस। जैसे एक होती है, जैसे आपने वो देखी है, क्या देखी है, यानी लॉ किसी काम को भी पनिशेबल बनाता है, लॉ खुद कहता है कि ये काम गलत है। जैसे मान के चलो वो क्या था, क्या होता है वो, कौन सी मूवी थी, अरे वो अपने कौन थे वो पैसे वाले, वो जो, अरे वो जो ट्रेडिंग वाली थी बॉम्बे का वो स्टॉक एक्सचेंज, कौन था वो, अपने हर्षल लाल मेहता। तो मेहता साहब की आपने उसमें वो देखा होगा, वो लोग क्या करते थे, वो इनसाइड ट्रेडिंग, हाँ आ गया शब्द याद, इनसाइड ट्रेडिंग। जानते हो इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है? कि किसी भी कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल के कि इसके शेयर ऊपर जाने वाले हैं, नीचे जाने वाले हैं, इनसाइड ट्रेडिंग करना, ये सब क्या बैन है। तो आप क्या करोगे, इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक करके कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो वो सब लॉ खुद डिक्लेयर करता है कि भैया ये सब काम गलत है, ये मत करना, डिसीव करने वाले माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 18 पे आ जाइए, मिसरिप्रेजेंटेशन। कह रहा है मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइन किया गया है कहाँ, क्या होगा इसका मतलब, 18 में तो डिफाइन है। क्या कह रहा है, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब बता रहा है द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन। एक किसी बात का प्रत्याख्यान उस बात का जो सत्य नहीं है, बात सत्य नहीं है, और ऐसे प्रकार किया गया निश्चयात्मक प्रत्याख्यान। देखो ऐसी चीज को ऐसे निश्चयात्मक, कॉन्क्लूसिवली मैं बता रहा हूँ, जो उसे करता है जानकारी से समर्थित ना हो और मुझे इंफॉर्मेशन भी उसकी नहीं है, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता हो। यहाँ पे देखो अंतर क्या है फ्रॉड में और यहाँ पे। फ्रॉड में मुझे नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की, नॉलेज तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन
यहाँ पे मुझे क्या है, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता हो, लेकिन हो सकता है कि मुझे विश्वास है। उस केस में, फ्रॉड वाले केस में मुझे ना विश्वास था, ना पता था, ना कुछ ना। यहाँ भले ही मेरे को क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई निश्चयात्मक प्रत्याख्यान कर रहा हूँ, नॉलेज यहाँ भी नहीं है, सत्य का ज्ञान यहाँ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ सही हो सकता है वो चीज़ सही हो। वहाँ पे कंफर्म था, बिल्कुल गलत है ही नहीं उसका फ़ोन, ठीक है। आगे कह रहा है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, किसी चीज़ की क्या ब्रीच, ड्यूटी की, विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस रिप्रेजेंट का मतलब क्या कह रहा है कि ऐसी कोई इंटेंशन के साथ, भले विदाउट आप बिना क्या डिसीव करने की इंटेंशन के साथ कर रहे हो, या गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, या एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम, और मिसलीडिंग अनदर, या कोई मिसलीडिंग नेचर का कोई कार्य हो। फिर आगे कह रहा है कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली, आप इनोसेंटली काम कर रहे हो। देखो फ्रॉडुलेंटली के अंदर जो काम होता है वो बिल्कुल आप ऐसे होता है जानबूझ के आप डिसीव करने वाला। मिस रिप्रेजेंटेशन में गलती से भी चीजें हो सकती हैं। तो कह रहा है कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज ऑफ सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, चाहे कितने ही सरल भाव से क्यों ना किया गया हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय में कोई भूल कराना, मतलब आपने कोई मिस्टेक करा दी है उससे पर्टिकुलर थिंग को लेकर। जैसे क्या, सपोज करो एक मशीन है, मुझे खरीदनी है आपसे, ठीक है, आपने बोला भाई साहब इंजन करना, जनरेटर खरीदना है, ऐसे मान के चलो। मैंने बोले जनरेटर बहुत तूफानी जनरेटर है, एकदम ऐसी लाइट फेंकेगा कि पूरा पता चला मोहल्ला जगा देगा आपका, एकदम पूरी बारात पूरी सड़कों पे लाइट ही लाइट, ऐसा जनरेटर है ये। अब उस जनरेटर के अंदर पार्ट्स होते हैं, सही है, पता चला उसका कोई पार्ट गायब है, ठीक है, अब मुझे भी नहीं पता पार्ट गायब है उसका, और मैंने आपको सेल कर दिया। कल को आपने जनरेटर में मारा हत्ता, पता चला हत्ता ही गायब था, ऐसे मान के चलो। अब जनरेटर दे रहे तो भाई तो उसका हत्ता तो दोगे ना जनरेटर चलाने के लिए, वही वाली बात है, बाइक तो दे रहे हैं लेकिन दोनों पहिए निकाल के दे रहे हैं। बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, अब देखो आज के लिए इतने ही रहने देते क्योंकि नेक्स्ट क्लास अब है, आज हमारा 18 तक हो गया, ठीक है। जितने भी मोटे मोटे पॉइंट मैंने आपको याद कराए हैं, आपको इनको एक जगह नोट करके मेमोराइज कर लेना फटाफट, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्रिमिनल लॉ की क्लास है, तो आज हमारा यहीं तक रहेगा। कल हम आगे डिस्कस करेंगे फटाफट, बहुत स्पीडी तौर पर, ठीक है। सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप या तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप सभी को जुड़वा दूंगा, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इस ऐप में कमेंट सेक्शन है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट हो प्लीज़ वहाँ पूछ लीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा, क्लियर। तो अब आपसे मुलाकात होती है कल इसी समय 7:30 बजे। प्रिपरेशन करते रहिए, समय आप लोगों के पास बहुत कम है। अब दिन दुनिया सारे काम छोड़कर प्रिपरेशन पे लग जाइए फटाफट, क्योंकि 3 महीने बाद पेपर होने वाला है आपका। 1 से लेकर 10 जून के बीच पेपर हो जाएगा, ये लिख के रख लीजिएगा, 90% चांस यही है। तो अब मुलाकात होती है कब, कल। टेक केयर। और भाई साहब कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है साथी तो बता देना, 10-11 बजे तक का ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा, क्लियर। मुलाकात होगी अब कल, पिछले लेक्चर गो थ्रू कर लेना।